नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आपका बहुत स्वागत है। आप सभी का स्वागत करते हुए आज हम चर्चा की शुरुआत करेंगे उस विषय को जिस विषय को लेकर के सियासी गलियारों में चर्चा तो है, लेकिन ये बात एक बुद्धिजीवी वर्ग में भी चर्चा का विषय बनी। और वो चर्चा इसलिए है, चर्चा लाजमी इसलिए होती है कि जब कोई व्यक्ति जो काम करता है, यदि वो उससे इतर अपनी लाइन से अलग हट के कोई काम करने लगता है तो चर्चा लाजमी हो जाती है कि उसके पीछे कारण क्या है। वो भी जब वो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 कार्यकाल जो रहे हैं, उन कार्यकाल में जिस तरह के फैसले लिए, जिस तरह के निर्णय लिए, वो पूरी दुनिया ने देखे हैं, पूरे देश ने देखे हैं। लेकिन अब जो तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ है, महज 2.5 महीने का कार्यकाल हुआ है, 2.5 महीने सरकार चली अब तक, और 2.5 महीने में 5 ऐसे बड़े फैसले सरकार ने लिए हैं जिन पर यूटर्न लेना पड़ा है या उन फैसलों को वापस लेना पड़ा है। क्या वजह हो सकती है, उस पर हम विमर्श करने वाले हैं। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी। आप सभी को याद होगा जब किसान आंदोलन हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में, तब किस तरह से किसान दिल्ली को घेर कर बैठे हुए थे, लेकिन जो केंद्र की सरकार थी वो झुकी नहीं, अपने फैसले से टस के मस नहीं हुई। हालांकि कुछ समय के बाद उन्होंने जो कृषि कानून थे, जो 3 कानून थे, वो वापस लिए, लेकिन काफी समय के बाद। इसी के साथ आपको शाहीन बाग में जो धरना हुआ था वो भी याद होगा कि किस तरह से उस समय भी सरकार झुकी नहीं थी, झुकने का फैसला नहीं लिया था, और कुछ समय के लिए उस कानून को टाल दिया गया था, सीएए को, लेकिन उसे वापस नहीं लिया गया था। तो ये तमाम चीजें हैं जो हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देखी है कि कैसे वो किसी एक फैसले को अगर लेकर आते हैं तो उसे पूरे तरीके से लेकर आते हैं, उस पर यूटर्न लेने का या वापस लेने का कोई रास्ता उनके पास नहीं होता था। लेकिन अब जिस तरह से सरकार ने 5 फैसलों पर यूटर्न लेते हुए हमने देखा है, इसके क्या मायने हैं? क्या पिछले 2 कार्यकाल के मुकाबले में ये जो तीसरा कार्यकाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इस पर केंद्र सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है? इसी पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक शर्मा हमारे बीच मौजूद है। अभिषेक शर्मा जी, बहुत स्वागत है। राजनीतिक विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार आदित्य नारायण उपाध्याय जी हमारे बीच मौजूद हैं। आदित्य नारायण जी, बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार नीरज तिवारी जी हमारे बीच मौजूद है। नीरज जी, बहुत स्वागत है। राजनीतिक विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार विलक्षण चौकसे जी हमारे बीच मौजूद है। विलक्षण जी, बहुत स्वागत है। राजनीतिक विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश सक्सेना जी हमारे बीच मौजूद है। प्रकाश जी, बहुत स्वागत है। और बताना चाहूँगा कि जिस तरह से आप सभी का स्वागत करते हुए चर्चा की शुरुआत करूँगा, विलक्षण सक्सेना जी आपके पास आना चाहूँगा। बात है देश के उन फैसलों की जो फैसले सरकार ने लिए, चाहे वक्फ बोर्ड से का संशोधित फैसला हो, हम बात करें लेटरल एंट्री की, बात करें कि यूपीएससी में 45 पदों का विज्ञापन निकाल दिया गया, हम बात करें कि एक नए संशोधन की बात कही गई, नए बदलाव की बात कही गई, टैक्स को लेकर के, ऐसे 5 सरकार के बड़े फैसले। और वो सरकार ने फैसले जारी किए, विज्ञापन जारी किए, और विरोध हुआ। विरोध कई बार उनके ही संगठन के बीच जो है, उनके गठबंधन के दल हैं, उन दूसरे दलों के लोगों ने विरोध किया, सरकार को वो फैसले वापस लेने पड़े। क्या पिछले 2 कार्यकाल जो मोदी सरकार के थे वो पूर्ण बहुमत में थी भारतीय जनता पार्टी? इस बार बीजेपी सरकार नहीं है, मोदी सरकार नहीं, इस बार एनडीए सरकार है। क्या ये वो कारण है इन फैसलों को वापस लेने के पीछे कि सरकार खुद भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में नहीं है, या फिर जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, 2 राज्यों की घोषणा हो चुकी है, 3 राज्यों में और चुनाव होने, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, इनको देखते हो कि कहीं जनता नाराज ना हो जाए, या फिर जो राहुल गांधी का फैक्टर काम कर रहा है, क्योंकि 10 साल बाद राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में सदन में हैं, और वो जिस तरह से सरकार पर प्रहार कर रहे हैं, जिन नीतियों के तहत, जिन बयानों के तहत, क्या उनका प्रभाव है कि सरकार अपने फैसले वापस लेके बैकफुट पर जा रही है? देखिए सूरज जी, यहाँ पर समावेश जिन जिन रीजंस का आपने अभी दिया है, इन सब का ही कह सकते हैं कि एक मिला जुला असर हमें देखने को मिल रहा है। आपकी पहली बात से अगर हम शुरू करें कि देखें कि पिछले लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत अकेली भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली। मुद्दा अब ये है कि सत्ता में एनडीए है, ना कि भाजपा। क्या इसका एक प्रेशर देख सकते हैं कि सरकार के ऊपर दिखाए? इसके एक मिला जुला आंसर यहाँ पे निकल के आ सकता है सूरज जी, क्योंकि यहाँ पर सामंजस्य की कमी जैसे जैसे गठबंधन में दिखती जा रही है, ये भाजपा के लिए अपने आप एक नया टेस्ट बन के निकलता आ रहा है। हालांकि जिन फैसलों को पीछे लिया गया है, इन फैसलों के मायने क्या है? बात छिड़ती है जब लैटरल एंट्री की। हम लैटरल एंट्री से शुरू करते हैं। इसका रिजर्वेशन के साथ इसे जोड़ने की जरूरत पड़ी।
रिजर्वेशन पूरे चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान एक बड़ा मुद्दा निकल के आया, ये कि रिजर्वेशन हटा दिया जाएगा, आरक्षण में अब कमी और आती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के चुनाव के बाद आए हुए फैसले जिसमें कोटे में कोटा के डिस्कशन हुआ, इससे क्या देश में एक माहौल पैदा हो रहा है, और इस माहौल की सकारात्मकता और नकारात्मकता भाजपा इसको देखना नहीं चाहती, इसके ज्यादा बनस्पत ये देखना चाह रही है कि डायरेक्ट इम्पैक्ट इसका क्या हो रहा है। भले ही हम अगर एक न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट से ले तो कोटे में कोटा एक अच्छा डिसीजन है। लैटरल एंट्री की बात करें अगर, तो उसका रिजर्वेशन से कोई ताल्लुकात नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जैसे अच्छे पढ़े लिखे लोग जो पत्रकारिता में हैं, साथ ही साथ हमारे पढ़े लिखे दर्शक भी हैं और आम जन भी जो है वो ये सब जानते हैं कि लैटरल एंट्री सरकार ने इसलिए लाई थी क्योंकि वो चाहते थे कि जो एक नई फील्ड्स निकल के आ रही हैं, जैसे अभी उन्होंने लैटरल एंट्री में एक पोस्ट निकाली थी जॉइंट सेक्रेटरी की, जो सेमीकंडक्टर कंडक्टर्स की फील्ड में 15 साल से एक जॉब किया हो, चाहे वो एक एज अ सीईओ ऑफ कंपनी हो या एक क्रेडिबल मेरिट बेस्ड प्रोफाइल हो, तो उनको जॉइंट सेक्रेटरी बनाना चाहिए, क्योंकि सरकार को वो एक्सपर्टीज अब चाहिए जब पूरा विश्व धीरे से चाइना से बढ़कर भारत में आना चाह रहा है, सारी कंपनियां आना चाह रही है, तो ऑफकोर्स सरकार इसका फायदा क्यों नहीं उठाए। और जब काम को सबसे बेहतर करना हो तो उसे आरक्षण की नजर से ना देखते हुए मेरिट की नजर से देखना जरूरी है। लेकिन फिर भी सरकार ने ये निर्णय वापस लिया, क्योंकि जरूरी यहाँ पर यह पड़ रहा है कि जब बात आरक्षण से जुड़ी इन पे आती है तो उसका सकारात्मक नजरिया हो या नकारात्मक। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मैं ये जानना चाहता हूँ, सरकार ने एक आदेश लिया, एक विज्ञापन जारी किया, निर्देश जारी कर दिए, एक आदेश जारी कर दिया, एक फैसला लिया, एक विधेयक सदन में चला गया। जी, सरकार ने उस विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले, उस आदेश को जारी करने से पहले उस पर विचार नहीं किया ताकि पुनर्विचार की आवश्यकता ना पड़े? देखिए ऑफ कोर्स उस पर पुनर्विचार तो होता ही है, क्योंकि कोई भी आदेश रातों रात तो निकल के आते नहीं। लेकिन जो बात हम मुद्दा यहाँ पर खींचना चाह रहे हैं, हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और वो आपके सेकंड पर्सपेक्टिव को हवा देता है, वो ये है कि अचानक इसे वापस क्यों लेना पड़ा, अगर ना इसमें अच्छाई है और ना बुराई है। तो वो ये है कि भाजपा अभी चल रही है नो रिस्क पॉलिसी पे, कि कोई भी ऐसा कार्य जो आगे आने वाले विधानसभा चुनावों पे, और खास तौर से अब जब जम्मू कश्मीर की भी डेट आ गई है, महाराष्ट्र में एक तरीके से सियासी जमघट जमाने की तय लगी हुई है, धीरे धीरे हरियाणा की पॉलिटिक्स भी बदलती जा रही है। ऐसे समय में भाजपा को रिस्क ना लेना, और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव के अलावा जब राज्यसभा में अल्पमत हो गए हैं, जब तक नए नवनिर्वाचित सदस्य नहीं आते, तब तक बड़े फैसलों पे एकदम सही, एकदम डट के स्टैंड लेना भाजपा के लिए एक बेहतर स्थिति नहीं है। हमने भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी देखी है कि वो, जैसे ही हमने देखा कि धारा 370 का मामला था, तो वो पहले राज्यसभा में लेके गए। उनको पता था कि राज्यसभा में बहुमत नहीं है, लोकसभा में तो पारित करा लेंगे, लेकिन अमित शाह ने पहले राज्यसभा में उसको कहा। तो ये जो स्ट्रेटेजी आपने बताई, वापस आता हूं आपके पास में, लेकिन ऋषि का यहाँ बड़ी बात है, विधानसभा चुनावों को जिक्र किया है विलक्षण सक्सेना जी ने कि विधानसभा चुनाव है तो वहां भी जनता को सरकार नाराज नहीं करना चाहती, और जबकि कि उस किसी विधेयक से, किसी फैसले से, किसी आदेश से किसी को नुकसान नहीं, किसी को फायदा नहीं है, लेकिन बेहतरी के लिए है, तो फिर वापस लेने पर सवाली निशान तो खड़े होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सूरज जी। देखिए सवाल इन्हीं सब चीजों पर है, जिस तरह से एनडीए की हम सरकार की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, सहयोगी दलों के साथ सरकार बनी हुई है, और काफी सारे मुद्दे हमने ऐसे देखे हैं जिस पर सहयोगी दल भी मुखर होते हुए नजर आए हैं, चाहे वो जाति जनगणना की बात ले लीजिए आप, चाहे फिर वो आरक्षण का मुद्दा ले लीजिए। यहाँ जो तमाम मुद्दे हैं, यहाँ पर जो भाजपा के सहयोगी दल है वो मुखर होते हुए नजर आए हैं। विपक्ष ने तो इसका विरोध किया ही है, लेकिन ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं। और अब जैसे कि हमने शुरुआत में, जैसे कि आपने विश्लेषण किया था कि क्या वजह हो सकती है, क्या कारण हो सकता है, सबसे पहले प्रकाश जी एक प्रतिक्रिया में इस पर चाहूंगी, आपकी नजरों में आप इसे हेडलाइन क्या देना चाहेंगे? क्योंकि 5 बड़े फैसले, जिस मोदी सरकार ने आज तक एक फैसला वापस नहीं लिया, जिन 2 फैसले की हम बात कर रहे हैं वो भी बहुत समय के बाद, जिन्हें टाल मटोल करके इधर उधर किया गया लेकिन वापस नहीं लिया गया, तो अगर ये चीजें आप देखने को मिल रही तो आपकी नजर में इसकी आप हेडलाइन क्या देंगे? नहीं, ये तो एक लोकतंत्र की वापसी के रूप में इसको देखूंगा, क्योंकि जो लोकतंत्र है जिसके लिए बहुत लोगों ने लड़ी और कुर्बानियां दी हैं, तो वहाँ सर्वसम्मति को अहम, मतलब उसका मुख्य स्थान होता है। हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति पे पूरा सिस्टम फोकस होता जा रहा था। एक व्यक्ति सारे डिसीजन सही नहीं ले सकता। आप ये 10 साल का जो कार्यकाल है, यदि आप उसकी समीक्षा करें, जैसे विलक्षण जी ने लेटरल एंट्री की बात करी, एक साथ 45 पद जो लाए गए, आपने जो 10 साल में किया, आपने लेटरल एंट्री कोई नई चीज नहीं थी। हम जो पहले लेटरल एंट्री के द्वारा जो नियुक्तियां हुई, उससे क्रांतिकारी परिवर्तन हमने देखे। आप भले वो इंदिरा जी के टाइम पे या लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे देखें, कुरियन जी का जो श्वेत क्रांति आई थी, आप ये कंप्यूटर क्रांति आई थी, बहुत विरोध हुआ था, पर परिवर्तन देखा था।
नियमित रोजगार के साथ साथ जो सरकारी नौकरियों के साथ साथ पीसीओस का ढेर लग गया था लोगों के सामने, तो परिवर्तन दिखे थे। आप आधार को आप यदि लेटेस्ट देखें क्रांति के रूप में, वही लेटरल एंट्री ये कांग्रेस के समय पे हुई थी, नंदन नीलकड़ी की, अपन पहले भी इस पे चर्चा कर चुके हैं कि उसका उद्देश्य क्या था। उसका उद्देश्य ये था कि जो पब्लिक फंड है वो अपात्रों की जेब में भी जा रहा था, सब्सिडी जो संपन्न लोग थे वो भी ले रहे थे, उस पर स्क्रूटनी करना थी। लेकिन हुआ क्या, सबका डेटा लीक है। आजकल जो ऑनलाइन जो फ्रॉड चल रहे हैं, आप देखिए कि आपका आधार पैन कार्ड से लिंक हो गया, पैन कार्ड मोबाइल से लिंक हो गया, एक नंबर से जो भी टैलेंटेड लोग हैं इस फील्ड के, उनको टैलेंटेड ही बोलेंगे, जो फ्रॉड कर रहे हैं वो आपका खजाना खाली कर देते हैं। और इस तरह के बहुत, और सारा डेटा सरकार के पास है। सरकार जनता को पूरी तरह से कंट्रोल में लेना चाह रही है, जबकि डेमोक्रेसी में ये चीज अच्छी नहीं है। डेमोक्रेसी में ये कि जनता को अधिकार हो कि इसका जो फंड है उस पर उसकी निगरानी हो, लेकिन इसका उल्टा हुआ। आप आर्थिक मोर्चे पे देखें, जो नोटबंदी लाई गई और जो जीएसटी जिस तरह से लाया गया, असंगठित क्षेत्र में बहुत कड़की, बहुत मतलब आर्थिक तंगी देखने को मिल रही है। वो बात अलग है कि प्रचार में वो चीज अच्छी दिखाने की कोशिश की जाती है, ये भी एक उनकी एक स्ट्रेटजी रही है। लेकिन आप देखें, इन्हीं के नियुक्त किए गए जो गवर्नर थे और डिप्टी गवर्नर थे, उर्जित पटेल और वो क्या विरल आचार्य, उन्होंने रिजाइन करना पड़ा था। आपने अपने वक्तव्य की शुरुआत में कहा कि ये लोकतंत्र की वापसी है, तो क्या पिछले दो कार्यकाल जो रहे हैं मोदी सरकार के, यदि हम देखें कि 2014 और 2019 का जो कार्यकाल था, क्या उस समय लोकतंत्र नहीं था? चलिए, अब इस बात में मैं कृष्ण जन्माष्टमी कल थी, एक आपको उसी से एक उदाहरण देता हूँ कि भगवान कृष्ण जो थे, उन्होंने इंद्र का अहंकार तोड़ा था। वो कथा आपने सुनी होगी कि जगह जगह उन्होंने देखा गोकुलवासी ब्रजवासी इंद्र की पूजन कर रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कृष्ण जी के, भाई इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, बोले ये हम यदि इसकी पूजा नहीं करेंगे नाराज हो जाएगा और हमें अच्छी बारिश नहीं देगा, खेती नहीं होगी, या विपदाएं देगा। गोवर्धन उठाया था। इसमें इंद्र कौन है, कृष्ण कौन है? नहीं, राजा, इंद्र प्रतीक है राजा का। यहाँ में किसी भी व्यक्ति का आक्षेप नहीं है। ठीक, वो तो श्री कृष्ण का उसमें क्या मैसेज था? ये राजा का कर्तव्य है, वो एहसान नहीं कर रहा, इसलिए उसकी पूजन बंद करो। आपने देखा होगा कि 5 किलो राशन के थैले पे और विज्ञापनों पे थैंक यू, यहाँ इंद्र भगवान आ गया था। की भूमिका में तो नहीं बता रहे प्रकाश जी, विपक्ष को कृष्ण की भूमिका में बता रहे, क्योंकि राहुल गांधी तो ये बयान दे चुके हैं कि मोदी जी का भगवान कृष्ण की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम सनातन आजकल बहुत डिंडोरा पीट रहे हैं, तो उससे सीख भी लेना चाहिए कि हमें राजा कोई थैंक यू नहीं कर रहा कि इस पे 5 किलो राशन पे आप थैंक यू फलाना ढिकाना जी कर रहे हैं। ये चीज एंटी डेमोक्रेटिक था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आप एक तरफा एक व्यक्ति को, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, पर हम चूंकि डेमोक्रेसी में पले पड़े हैं तो हमें थोड़ा अजीब सा लगा। ये सरकार की ड्यूटीज, और पहले भी सरकारों ने इस तरह की ड्यूटीज की, परंतु ये जो चीजें आई हैं ये डेमोक्रेसी के अनुकूल नहीं लगी। आपने एक उदाहरण दिया कि द्वापर का एक उदाहरण दिया कि उस समय राजा का कर्तव्य था, राजा ने कर्तव्य नहीं निभाया तो उसकी पूजन बंद कर दी गई। एक कृष्ण की कथा का आपने उदाहरण दिया। लेकिन यहाँ जब लोकतंत्र की बात होती है, और यही बात लेकर के आदित्य नारायण उपाध्याय जी आपके पास आना चाहूंगा कि क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, सहमत हैं प्रकाश सक्सेना जी की बात से कि वो लोकतंत्र नहीं था और अब लोकतंत्र की वापसी हो रही है? और एक शब्द और उन्होंने जोड़ा कि विपक्ष मजबूत है। हाँ, ये सही है कि पिछले 2 कार्यकाल जो बीते हैं उसमें नेता प्रतिपक्ष का पद ही नहीं था, अब नेता प्रतिपक्ष का पद है। और नेता प्रतिपक्ष के पद के रूप में राहुल गांधी जिस तरह से मुखरता दिखा रहे हैं, वो सरकार के आदेशों का विरोध करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, जातिगत की, क्योंकि उनका जो 3C फैक्टर है, वो सेंसस की बात है, जनगणना की, वो कास्ट की बात करते हैं, और वो बात करते हैं संविधान की। तो 3C फैक्टर क्या लागू हो रहा है? वो 3C फैक्टर सरकार पर हावी है क्या? बिल्कुल, मैं सक्सेना जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। दरअसल पिछले 10 सालों में मोदी जी ने जो भी जिस तरीके के बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं, उन डिसीजन लेने के पहले पब्लिक डोमेन में उसको चर्चा का विषय नहीं बनने दिया। और पब्लिक डोमेन में जब चर्चा का विषय बनता है, उसके बाद उसका जो निचोड़ निकलता है, उससे लगता है कि सरकार ने जो डिसीजन लिया है वो जनता के मन की बात को देख करके लिया है, जनता का मन देख करके लिया है। लेकिन काम अच्छे भी यदि किए हैं, लेकिन उसको लादे जाने की तरह से करना, डिक्टेटरशिप की तरह से लागू करने की कोशिश करना, ये उनकी लगभग पिछले 10 सालों में आदत पड़ गई थी। और ये एक लोकतंत्र के लिए मुझे लगता है कि एक अच्छा संकेत है कि उनको कम से कम बैकफुट पे आने की बात जो है उनके दिमाग में धीरे धीरे स्वीकार्यता बढ़ती चली जा रही है। उनको ऐसा लगना चाहिए, हर सरकार को ऐसा लगना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं जनता के लिए काम करते हैं, और लोगों की सहमति बना करके आगे चलना जो है, यही लोकतंत्र का दरअसल मूल भावना है। तो निश्चित तौर पे मैं ये कहूँगा कि सरकार को
पब्लिक में पहले मुद्दों को लाना चाहिए और उसके बाद उसके डिस्कशन के बाद ही उसको कहीं ना कहीं लागू करने की कोशिश करना चाहिए। और पब्लिक यदि उसको नकार देती है तो बिल्कुल उसको निश्चित तौर पर पहले ही वापस ले लेना चाहिए। नहीं, जैसे वो ब्रॉडकास्ट बिल लेकर के आए, अश्विनी वैष्णव ने उसको प्रस्तुत किया, फिर जब ये कहा गया एक खास संगठन के द्वारा ये बात कही गई कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश है, वो समाचारों पर कि आप सोशल मीडिया पे कौन से कंटेंट्स दे रहे हैं उस पर सरकार का अंकुश हो जाएगा, सरकार के बिना निगरानी के नहीं जाएगा, सरकार पास करेगी तो ही वो जा पाएगा। तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है संविधान हमें देता है, हमारे मौलिक अधिकार में है, उस पर हनन है। तो क्या सरकार ने विचार नहीं किया होगा कि यदि हम ब्रॉडकास्ट बिल लेकर आ रहे हैं तो इसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन होगा और उसको पेश कर दिया फिर वापस लेना पड़ा? सरकार में क्या ऐसे लोग नहीं हो जो इन पक्षों पर विचार कर सकें? नहीं, विचार तो निश्चित तौर पे किया, पर विचार को फिर से इस मुद्दे पर भी विचार को जो है लादने की कोशिश की गई। यदि ये इस पे ऐसा विचार किया जाता कि जो पत्रकारों के संगठन हैं या वरिष्ठ पत्रकार हैं उनकी एक संस्था बना करके और वो संस्था इस पर कंट्रोल करे, तो पत्रकार ही यदि पत्रकारिता पर कंट्रोल करेंगे तो निश्चित तौर पर पत्रकारों को बुरा लगने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन हुआ ये कि उसको भी लादने ऐसा दिखाने की कोशिश की गई कि वो इस चीज को लाद रहे। तो हर चीज को लादने की कोशिश जो करना, ये निश्चित तौर पर ये एक टेंडेंसी बनती जा रही थी और उस टेंडेंसी को हटना चाहिए। उससे देश का नुकसान है। खुद भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी के कुछ अच्छे काम हो सकते हैं, पर वो अच्छे काम से भी जो है जनता और खुद भारतीय जनता पार्टी वंचित रह जाएगी यदि इस तरीके की मनमर्जी करने की टेंडेंसी उनकी बनी रहेगी। जैसे कि कहा कि अब पहले थोपी जाती थी चीजें, अब विमर्श होता है और विमर्श के बाद में विरोध के बाद चीजें वापस हो जाती है। अब जो बात आ रही कि पहले जो फैसले लिए हैं वो बहुत कड़े, चाहे नोटबंदी का सामने आया, जिक्र सामने आया, जीएसटी का सामने आया, तो ये जो चीजें थी क्या ये थोपी गई हैं? क्योंकि ये वापस नहीं ली गई, इनका विरोध। लॉकडाउन का भी फैसला इतने आनंद फानंद में लिया गया जी कि उसके बाद हजारों लोग जो है वो सड़कों पर पैदल चलते हुए 500,000 किलोमीटर पैदल चल के जिन्होंने भूखे मरते हुए गुजारा लोग। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो चीजें हैं ये फैसले उस समय लिए गए। हालांकि बाद में जनता को लगा कि कहीं इसमें हमारा फायदा रहा होगा या ऐसी स्थितियां रही होंगी, लेकिन उसके बावजूद अब जो फैसले हैं उन फैसलों की गंभीरता और उन फैसलों की दृढ़ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऋषिका बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सूरज जी। कहीं ना कहीं जिस तरह से हम फैसलों की यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जैसे फैसलों का यहाँ पर जिक्र किया कि कोई भी अगर बिल लेकर आया जाता है, कोई भी विधेयक अगर लेकर आया जाता है तो उस पर विचार पुनर्विचार तो होता है। पर ये भी देखिए, अभी जब वक्फ बोर्ड बिल को लेकर जब आया गया तब ये चीजें कही गई कि कहीं ना कहीं इस बिल को लेकर आया जा रहा था ताकि इसका मीडिया टेस्ट हो, जनता में इसके बारे में सारी चीजें पता चल जाए कि कौन इसके समर्थन में कौन नहीं है। तो एक मीडिया टेस्ट को लेकर भी यहाँ पर बात की जा रही थी। लेकिन जिस तरह से यू टर्न की हम बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार मजबूती पे पहले थी लेकिन अब कमजोर होती जा रही है क्योंकि विपक्ष मजबूत है, क्योंकि विपक्ष जब भी विरोध कर रहा है हर एक बिल को वापस ले लिया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी के लोगों ने इस पर सफाई दी। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं, नीरज तिवारी जी आपसे मैं इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगी, वो ये कह रहे हैं कि एक तो जो पॉलिटिकल नैरेटिव था, ये जो इनको बिलों को इसलिए लटकाया जा रहा है कि जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो वापस से उनके हिस्से में आ जाए। दूसरा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक व्यवहार है, इसी वजह से ये जो बिल है वो वापस लिए जा रहे हैं और एक वो एक एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटिकली वो हर चीज को देखकर चलते हैं, पक्ष को भी और विपक्ष को भी। जी ऋषिका जी, 3.0 में मोदी सरकार, अभी कहा जा रहा है एनडीए सरकार, उन्होंने जिस तरीके से काम करने की प्रक्रिया निर्धारित की है, इसके पहले तो विपक्ष होता नहीं था तो वो निर्णय ले लेते थे। अब जब विपक्ष है तो उनको पूरा सहयोग किया जा रहा है कि आप शामिल हो चर्चा में, जितना आप शामिल होगे उतना अच्छा बिल निखर के सामने आएगा। आपने कहा कि यू टर्न ले लिया गया, यू टर्न नहीं लिया गया है, आम जनता को समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। उन्होंने पहले ये दिया कि जिस बिल में जो कमियां हैं एक बार उस पे, जैसे एक वक्फ बोर्ड की बात आप कर रहे थे, उसको जेपीसी में डाला गया, तो एक बार चर्चा होगी तो पब्लिक डोमेन में वो बातें आएंगी कि इसमें कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज बुरी है, किसे हम हटा सकते हैं, किसे हम नहीं हटा सकते हैं, कितना उसे वोट बैंक के लिए उपयोग किया गया है वो भी सामने निकल के आएगा। अब इस कार्यकाल में मोदी जी का काम करने का नजरिया थोड़ा अलग है, वो पब्लिक और विपक्ष को दोनों को जोड़ के चल रहे हैं। अभी इसके पहले संदेश दे दिया गया था कि संविधान खतरे में है, देश पूरा खतरे में चला जाएगा, इस संविधान की कॉपी लेके लोग बाग टहलना शुरू कर दिए थे। अब उसके बदले में विपक्ष को बहुमत मिला कि भैया आप सुधरवा लो जो कुछ है, अब हम आपके साथ खड़े हुए हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरेगा,
जैसे जैसी परिस्थितियां बदलेंगे जनता के सामने हर चीज ठीक है, लेकिन सामने आ जाएगा। तिवारी जी आपने कहा वो जेपीसी में चला गया, वहां विमर्श होगा, परीक्षण होगा, सारी चीजें, तो क्या ये वो उसके बाद में चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान समर्थन में आ जाएंगे जो उसका विरोध कर रहे थे? और कहीं ना कहीं ये भी मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, जनता की प्रतिक्रिया जो है उसमें जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा भी हो सकता है? अभी जैसे चंद्रबाबू नायडू जी और चिराग पासवान जी समर्थन में आ जाएंगे, ये बात हमारे सामने आ जी। रही है। बिल्कुल वो कुछ समय के बाद जब उसके अंदर की कमियां निकल करके पब्लिक डोमेन में आएगा, फिर उनको भी समझ में आएगी ये चीजें हैं। इसलिए कुछ लोगों को बोल दिया जाता है कि आप विपक्ष में बोलो। हाँ। अब जैसे एक बात आई, अच्छा, ये स्क्रिप्टेड है क्या? हो कि भी वो- सकता है, अच्छा, जो मुझे समझ में आया। यानी नीतीश ठीक है। कुमार जो हाँ, जो कास्ट मुझे सेंसस- समझ में यानी आया ये नीतीश चीज़, कुमार जो ये हो कास्ट भी सकता सेंसस है। की बात हाँ। कर रहे हैं वो बाद में नहीं बोलेंगे कि बिहार में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इसलिए उनको पब्लिक में ऐसा बोला गया होगा कि तुम थोड़ा सा अलग बोलिएगा। हाँ। इसकी अभी कुछ राज्यों में चुनाव है, ठीक। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा वो भी दिखाई देगा। अब उनको ये लगेगा कि जब तक वो जेपीसी में है तब तक वो चर्चा में रहेगा, कुछ नई चीजें आएंगी, फिर देखना लास्ट टाइम आते आते सभी लोग एक हो जाएंगे और बिल पास हो जाएगा। पास होने के बाद लागू भी हो जाएगा। यदि पास हो जाएगा, उसमें महिलाओं की सहभागिता की बात है और 2 हिंदू पदाधिकारियों की शामिल करने की बात कही गई वक्फ बोर्ड समिति में, तो ये उस समय भी यदि होना है तो अभी हो जाता, तो फिर ये ड्यूरेशन क्यों खत्म होता नहीं, अभी क्यों नहीं हो पाएगा, ये आप भी चर्चा कर चुके हैं पिछले अपने एपिसोड में, ये सब चीजें हो चुकी हैं। हाँ। क्योंकि राज्यसभा में अभी सीटें कम होना चलिए। एक कारण है। ठीक है, वापस ठीक आता हूँ आपके पास में। और जो बात बताई गई कि ये शायद उस समय का इंतजार किया जा रहा है कि जो नए सदस्य, नवनिर्वाचित सदस्य राज्यसभा में पहुंचेंगे, उच्च सदन में पहुंचेंगे, तो वहां संख्या बल के आधार पर फिर विधेयक को प्रस्तुत किया जाएगा ताकि वहां और पारित हो कहीं ना सके। कहीं अब ये भी देखने को मिल रहा है सूरज जी कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी हर एक बिल को फंसाना, लटकाना, इसकी अहमियत अब समझ चुकी है। जी, बिल्कुल। क्योंकि राम मंदिर निर्माण में जो देखा, जी। कहीं ना कहीं ये भी प्रतिक्रिया दी जा रही थी कि अगर राम मंदिर निर्माण नहीं होता, उसको हाँ। लटका कर रखा जाता तो उत्तर प्रदेश में बेनिफिट मिलता बीजेपी बिल्कुल, को। डेफिनेटली। और यही बात, इस स्ट्रेटेजी को लेकर के मोदी सरकार चल रही, केंद्र सरकार चल रही, और यही बात लेकर के मैं आपके पास आ रहा हूं स्ट्रेटेजी को लेकर के अभिषेक शर्मा जी, क्योंकि युद्ध नीति में हमने देखा है कि एक शेर का उदाहरण दिया जाता है, शिकारी का उदाहरण दिया जाता है, शेर हो या चीता हो। जब वो अपने शिकार पर झपट्टा मारना चाहता है तो 2 कदम पीछे हटता है और उसके बाद में फुल फोर्स के साथ में वो आक्रमण करता है। क्या मोदी सरकार का ये यू टर्न लेना, बैक फुट पर आना, 2 कदम पीछे हट जाना, फैसलों को वापस ले लेना, क्या ये पीछे हटना उस उद्देश्य से है कि फुल फोर्स के साथ फिर हमला किया जाए, आक्रामक रुख के साथ? देखिए, मोदी का जो 3.0 टर्म है, जी इस टर्म में टर्म और टर्न हाँ। दोनों हैं। जी और टर्न इसलिए है कि इसके पहले जो फुल बहुमत में जब सरकार आई थी तो वो सिर्फ भाजपा की भी नहीं, मोदी मोदी का नारा लगा हुआ था। और इस समय आप देखिए, ना तो भाजपा की सरकार है, ना मोदी की, एनडीए की सरकार है। और जिस तरीके से लगातार आप देखिए कि संसद से कई सांसदों को बाहर भी कर दिया गया था। 50 सांसद एक साथ बाहर कर दिए गए थे कि नहीं, चर्चा नहीं करनी है। संसद से विपक्ष तो था ही नहीं, अब तो विपक्ष है। तो घर का जब मुखिया होता है ना, मुखिया में कोई ऐसा एक और मुखिया आ जाए जो पूरी तरीके से प्रथम मुखिया की बात नहीं माने, तो ऑब्वियसली जो शेर होता है, शेर में भी जब वो बूढ़ा थोड़ा सा होने लगता है तो कहीं ना कहीं उसमें विरोधाभास और उनकी बातों को ना मानने के लिए और बात मनवाने के लिए थोड़ा सा बैकफुट तो लेना होता है। तो हम ये कहें कि मोदी जी जो है वो कहीं ना कहीं अब विपक्ष को लेकर चलें, क्योंकि इस पिछले चुनाव में अगर हम देखें तो लोकतंत्र पर हमले, लोकतंत्र खत्म हो चुका है, संविधान खतरे में है, इस तरीके की जो बातें हो रही थी। अब जो चर्चा का विषय है वो संयुक्त रूप से है। तो संयुक्त रूप से होने के बावजूद जो है वो ये देख रहे हैं, अभी देखिए अभी बहुत ज़्यादा समय तो हुआ नहीं है, ये जो मुझे लगता है कि 1 साल तक अभी मोदी जी बिल्कुल जो है, इनकी जो टीम है वो शांत तरीके से इसी तरीके से चलेगी और सभी को साथ लेकर चलेगी। और एक मैसेज ये देना चाहेंगे कि नहीं, देखिए हमने कहा था कि विपक्ष मजबूत हो, विपक्ष मजबूत है और हम साथ में लेकर चल रहे हैं। परंतु आप ये हमेशा याद रखिएगा सर कि कहीं ना कहीं ये जो भी बिल लाएंगे वो पास जरूर करवाएंगे। 1 साल यानी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने के बाद बिल्कुल इनके जो भी हैं, जितने भी मुद्दे हैं, लेटरल एंटी का मुद्दा ये अभी नहीं है, ये पहले भी उठा था। मैं आपको बता दूं सूरज, पहले भी ये मुद्दा उठा और उस समय उतना हाईलाइट नहीं हुआ था, चूंकि अब राहुल गांधी मुखर होकर पूरी ताकत के साथ जो है, चूंकि विपक्ष का एक मजबूत चेहरा है, तो इसलिए उन्होंने ये मुद्दा लाया है। अदरवाइज ना जाने कितने तो लेटरल एंट्री के बिना भी पास हो चुके हैं। और लेटरल एंट्री है क्या? देखिए, ये तो वही
शॉर्टकट है ना, और इनको जरूरत भी क्या है विधेयक पास करने की, ये तो वैसे भी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। हाँ। इनको जो भी राजनीतिक नियुक्तियां करनी है वो बिना पूछे कर सकते हैं। चूंकि अब विपक्ष है इसलिए अब इनको ये जो है आवेदन लाना पड़ा, विज्ञापन निकालने पड़े, क्योंकि उसमें विपक्ष का जो नेता होता है उसकी भूमिका होती है। आज जो है ईडी में भी अगर इनको किसी चीफ की अपॉइंटमेंट करना है, सीबीआई में किसी चीफ का अपॉइंटमेंट करना है, तो विपक्ष के नेता को लेना होगा। बिल्कुल। तो अब इनके लिए मजबूरी हो चुकी है, तो ये मजबूरी के कारण ही इनको बार बार बैकफुट पर आना पड़ता है। ठीक है, जैसा कि आपने कहा कि ये मजबूरी है और 10 साल पहले मजबूती थी, वो मजबूती अब मजबूरी में परिवर्तित हो गई, जिस कारण से ये तमाम क्रियाकलाप हमें देखने मिल रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी। देखिए यहाँ पर मजबूरी और मजबूती में बहुत ज्यादा अंतर भी अब इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि तीसरे टर्म में काफी सारी चीजें जो हैं वो बहुत अलग है, जैसे हो सकता है कि हमारे अलावा जनता ने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ये सारी चीजों का। पर विलक्षण जी, सत्ता के गलियारों में दो मुद्दों पर चर्चा बहुत ही अहम तरीके से हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उठाया जा रहा है। एक तो अग्निपथ योजना को लेकर, दूसरा जाति जनगणना को लेकर। हम जिस तरह से बैकफुट पर आने की बात कर रहे हैं कि सरकार बैकफुट पर आ गई है, देखिए अग्निवीर जो योजना है इसको लेकर विपक्ष ने यह कहा था कि अगर कांग्रेस सरकार में आ जाती है तो इस योजना को खत्म कर दिया जाएगा, और कहीं ना कहीं इसको एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा था जो बीजेपी को डेंट पड़ा है। दूसरा, जाति जनगणना को लेकर हम ये देख रहे हैं कि जो सहयोगी दल है वो भी मुखर है, जैसे कि अभी नीरज जी कह रहे थे कि कुछ कह दिया जाता है किन्हीं किन्हीं को कि आपको ऐसा बोलना है वैसा बोलना है, फिर बाद में साथ में आ जाएंगे। यहाँ पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी क्योंकि जाति जनगणना को लेकर बिहार में, और चिराग पासवान को भी आप देख लीजिए, नीतीश कुमार चिराग पासवान पुरजोर तरीके से ये बोल रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। केंद्र सरकार ये कह रही है कि देश को बांटने का काम किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो क्या बाद में आपको ये साथ में आते हुए दिखेंगे जाति जनगणना के मुद्दे पर? बिल्कुल आते हुए देखेंगे, क्योंकि जो आपके सहायकी दल है अभी भी बेसिक सा एक राजनीतिक लॉजिक है। आप जिन लोगों की सहायता से आज सत्ता में हैं, उनका जो शक्ति का केंद्र या शक्ति का सपोर्ट है उसको आप क्यों खत्म करोगे? भाई चिराग पासवान और साथ साथ नीतीश कुमार जिन पावर्स के साथ साथ जिन मुद्दों को जन समर्थन बना के आज सत्ता में आए हैं, ऑफ कोर्स वो इस चीज को वॉइस करेंगे ही करेंगे। और एक तरीके से वो ये जरूर कह सकते हैं कि हाँ, हम एनडीए में एक मत नहीं है, लेकिन एनडीए अपनी पूरी कोशिश जरूर करेगा कि इन वॉइसेस को कंसर्नफुली लिया जाए और आगे बढ़ा कौन जाए। किसके समर्थन में आएगा? जाति जनगणना होगी या नहीं होगी? देखिए, जातिगत जनगणना की अगर हम बात करें तो इवेंचुअली अब इस देश में सेंसस होना जरूरी है ही। हाँ। उस सेंसस में अगर इसको फिट किया जाएगा तो एक रास्ता निकल आएगा, अमेंडमेंट किया जाएगा एक्ट में। बिल्कुल, ये हाईली पॉसिबल है। ये प्रेडिक्टेबिलिटी की बात है, ये हम इसका कयास लगा सकते हैं। आपने और जो समर्थन की बात कही, 2014 में कश्मीर में हमने देखा था बीजेपी और पीडीपी के बीच समर्थन था, फिर वहां परिणाम क्या हुआ? राष्ट्रपति शासन। एग्जैक्टली तो आप ये भी देख सकते हैं आगे कि अगर ऐसी स्थिति बनती है लेकिन मैं मानता हूं सूरज जी कि ये प्रेडिक्टेबिलिटी, क्योंकि वहां पर आया हुआ 370 के बाद जो राष्ट्रपति शासन था, जो एक विभाजन था जम्मू एंड कश्मीर का, वो इस बात पे आधारित था कि उसकी लीगल बैकग्राउंड और उसकी संवैधानिक सिग्निफिकेंस क्या है। बिहार में या किसी अन्य राज्य में हमें ऐसा सियासी ड्रामा देखना बहुत मुश्किल नजर आता है। इसलिए भी मुश्किल नजर आता है क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें, जातिगत जनगणना के साथ साथ जो एक रिजर्वेशन को एक हम जोड़ते हुए चलते हैं कि माइनॉरिटीज को उनका हक मिलना चाहिए, जितना प्रोपोर्शन, जो राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट है कि जितना आपका शेयर है, जितनी आपकी पॉपुलेशन है, उतना आपका हक है। और ये एक मैटर ऑफ कंटेस्ट बनता है रिजर्वेशन, बनस्पत और साथ साथ सनातन के ऊपर, क्योंकि कहते हैं सनातन के ज्यादातर लोग तो हिंदू ही हैं, तो फिर माइनॉरिटीज कहां से आ जाती हैं? और इसी बात को उठाते हुए वक्फ बोर्ड के डिस्कशन में भी लाया गया कि अब हस्तक्षेप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में मेजॉरिटेरियन का क्यों हो, और जबकि अदर ऑन द पॉइंट ऑफ देखा जाता है कि ये वक्फ बोर्ड से रिलेटेड जो अमेंडमेंट लाए गए हैं वो उस पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन को, वक्फ बोर्ड के पूरे स्ट्रक्चर को बेहतर रिवैम्प करने, उसमें से करप्शन हटाने और उसमें अलग अलग तरीके के संशोधनों के लिए जरूरी है। चाहे वो बच्चों की शिक्षा से लेके, शोषण से लेके और क्या कहते हैं रेवेन्यू के जनरेशन से रिलेटेड हो। बात अल्टीमेटली इसी बात पे आती है घूम फिर के कि ये जो पर्टिकुलर सिनेरियो आप सामने देख रहे हैं, इसको हम शेर की दहाड़ की तरह ज्यादा गर्जन में भी ना समझे और ये भी ना समझे कि ये पीछे की तरफ है, क्योंकि एक तरफ हम जब ये देखते हैं कि सरकार बैकफुट पे है, तो इस तरफ में भी राजनीति को देखना चाहिए कि जब बांग्लादेश में सियासी पारा चढ़ा और वहां पे सत्ता का तख्ता पलट हुआ, तो राजनाथ सिंह की और जयशंकर की अध्यक्षता में जब सर्वदलीय बैठक हुई, तो सभी पार्टियां, सभी विपक्ष दल बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर एक मत में हुए। और ये बात खुद
क्या कहते हैं रेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कही, राहुल गांधी ने कही, तो क्या हम इसे एक सरकार की अचीवमेंट के रूप में नहीं ले सकते? बात अल्टीमेटली यही आती है कि अभी हम जो एक फेज देख रहे हैं, इस फेज में एक तरीके की टेस्टिंग चल रही है और ये टेस्टिंग आगे जाके किन किन मुद्दों में कल्मिनेट करेगी, क्योंकि अब धीरे धीरे हम ऐसे फेज में भी जाना चाह रहे हैं, क्योंकि अब जब पीडीपी एनडीए की बाकी दल जो है, चाहे चिराग पासवान हो, चंद्रबाबू नायडू लोक विधानसभा इलेक्शन और उसके बाद सांसदी में जो उन्होंने प्रदर्शन किया, इस बात पे किया है कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस की लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा, जो उनकी एक बहुत पुरानी लंबी लड़ाई थी 2019 में, जब वो क्या कहते हैं दूसरे विपक्षी दलों के साथ थे, तभी उन्होंने नेतृत्व इसी बात को लेके किया था। तो अभी तो अंतर्गाह बढ़ना जरूरी है। बिल्कुल, ये अंतर कलह बढ़ सकती है और ये अंतर कलह की ही हम देख सकते हैं कि ये वहाँ की बुनियाद रखी जा रही है। जो बात आपने कही है यही बात लेकर के प्रकाश सक्सेना जी मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ कि बात हो रही है अंतर कलह बढ़ सकती है। क्या ये जो 5 फैसले वापस लिए गए, यूटर्न लिया गया, बैकफुट पर आए, जो भी शब्द हम उनको देना चाहें, लेकिन सरकार की मंशा अनुरूप कार्य नहीं हुआ, क्या सहयोगी दलों के दबाव के कारण ऐसा हुआ है? देखिए, मैं एक बात तो मानना पड़ेगी कि मोदी जी बड़े साहसी एक नेता रहे हैं, उनको जो डिसीजन लेते हैं उससे वो काम करते रहे और अच्छी चीज़ है, एक नेता की क्वालिटी है कि वो फर्म रहते अपने डिसीजन पे। लेकिन यदि ये चेंज आ रहा है तो बेहतरी के लिए, इसको अपन नेगेटिव फॉर्म में नहीं देख सकते हैं। हालांकि कल मैं एक अच्छे बड़े यूट्यूब चैनल पे डिस्कशन देख रहा था, नीतीश कुमार जी के खास जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके ईडी के छापे पड़े हैं और एक बहुत ईमानदार समझे वाले एक ब्यूरोक्रेट दिल्ली भी पहुंचे थे। तो आप समझ सकते हैं कि रणनीति कहाँ कहाँ चल रही है। ठीक है। जो बिखरने वाले उनको किस तरह समेटने, ये टाइम लिया गया है। जैसे आप लोग कह रहे थे कि 2 कदम पीछे लिए हैं, तो वो अपना जो उनका जो नेचर है उसको शायद मुश्किल है छोड़ पाना, तो वो जो समय लिया है वो उसको खींच के इस बीच में वो अपनी अंदरूनी तैयारियों में लगे हैं, मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। तो ये यू टर्न जो लिए गए हैं वो टेम्परेरी, क्योंकि उनको पेंडिंग किया गया है उसको टाइम लेने के लिए। तो ये अच्छी चीज है। मोदी जी के शासनकाल में एक चीज अच्छी हुई कि बहुत से ऐसे इश्यूज पे डिस्कशन चालू हैं जिस पे बात करने में लोग कतराते थे, वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छी शुरुआत है। तो हम हमेशा निगेटिव नहीं देखेंगे, ये अच्छी चीज है। पर जो सबसे बड़ा विरोध आर्थिक नीतियों पे और डेमोक्रेसी पे उन पे सवाल उठे थे। मैं ब्रॉडकास्ट वाली जो बात आपने करी उस पर इसलिए बात करना पड़ा, जो पत्रकारों से जुड़ी हुई ऐसे पत्रकार जो किसी भी कारण से जॉब नहीं कर पाए, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल चालू किए और ये माना जा रहा था। और आपको ध्यान हो, लोकसभा चुनाव से पहले सरकार नोटिफिकेशन भी लाई थी, फैक्ट चेक जो है पीआई भी करेगी जी। तो सरकारी संस्था फैक्ट चेक करेगी, मतलब वो मेन इंफॉर्मेशन को दबाया जा सकता था। दूसरी चीज कि अफवाहों का तो एक लगातार आईटी सेल और इवन बड़ा मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया भी अफवाहों को फैलाने का और उसका सीधे सीधे फायदा सत्ता पक्ष को मिलता रहा। ऐसा होता रहा है। हमने पिछले इससे पहले वाले जो वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में हमने देखा था, एक बड़े चैनल के पत्रकार को वो लास्ट में फोटो दिखा दिया गया था, वो चैनल पे बोला मैं तो जिंदा हूँ। तो ऐसी अफवाहें चलती रही, सरकार ने कंट्रोल नहीं किया। शुरू में सुना था कि दिल्ली के किसी अधिकारी ने नोटिस जारी किए थे तो उसे पद से हटा दिया गया था। खुद अमित शाह जी का वीडियो आता है उसी वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के, तो आपको मालूम है कि किसी बेटे ने बाप को लपाड़ा मारा और वो हमारा इतना बड़ा नेटवर्क है वो गया। मैं ताजी बात कल की बता रहा हूँ कि ऐसी अफवाहें इतने साल से चल रही है। एक सेना के हवाले से बताया कि एक विशेष वर्ग की जो वो थी रेजिमेंट वो रेजिमेंट बगावत कर गई थी भारत पाकिस्तान युद्ध में, जबकि वो रेजिमेंट है ही नहीं। 71 मैंने कल उसको रिपोर्ट किया, तब जाकर उसको वो हटाया और बड़े बुद्धिजीवी जो वर्ग के लोगों में वो चल रही थी अफवाह। तो ये अफवाहें तो वो चल रही है, इसमें सरकार अंकुश क्यों नहीं लगाती? यदि ब्रॉडकास्ट यदि अफवाहों पे कंट्रोल करने का तो क्या एक तरफा कंट्रोल होंगी? ये डर हमारी जो एडिटर्स गिल्ड है उसने भी आपत्ति इस पे दर्ज कराई है और ये सब बता रहा है कि ये किस दिशा में ले जाने की तैयारी। बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये जो चीज़ें हैं, विश्लेषण हुआ है, चीज़ें सामने आई हैं। आपने एक जिक्र किया एडिटर्स गिल्ड्स का, एक संगठन का जिक्र किया कि उन्होंने विरोध किया और उस विरोध के बाद में उसको वापस लिया गया। लेकिन ये जो चीज़ें थी कहीं ना कहीं, जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि सरकार है, सरकार के पास ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी में लोग विचार करते हैं किसी विधेयक को बनाने में उसके एक एक बिंदु पर। लेकिन जो बात पूरी चर्चा में सामने आई ऋषिका, वो ये कि सरकार बैकफुट पर जाने का जो उपक्रम कर रही है, मैं कहूँ अपने शब्दों में कि अभिनय कर रही है, कि सरकार बैकफुट पर जाने का जो अभिनय कर रही है उसके पीछे भी बहुत बड़ी राजनीति हो सकती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सूरज जी, एक रणनीति हम कह लें कि एक पूरी रणनीति बनाई जा रही है। जैसे कि भी प्रकाश जी ने कहा था कि मैनेजमेंट बिठाया जा रहा है, उसके लिए समय है ये। तो ये इस पूरे समय में मैनेजमेंट बिठाने की कोशिश, लेकिन आदित्य नारायण उपाध्याय जी क्या वाकई
अब ये कहा जा सकता है कि जितने भी बिल लाए गए, जितने बिलों पर जो फैसला यूटर्न में लिया गया मोदी सरकार की ओर से, तो अब भारतीय जनता पार्टी को जो बिल को अटकाने की अहमियत है वो समझ में आ गई है, इसलिए हर एक बिल को लटकाया जा रहा है, फिर बाद में हर एक बिल को पेश किया जाएगा ताकि कहीं ना कहीं जनता में चर्चा बनी रहे। जैसे कि हमने बात की, अगर जेपीसी में चला गया वक्फ बोर्ड वाला बिल, तो चर्चाओं में रहेगा वो, क्योंकि वहां पर पक्ष विपक्ष में चर्चा होगी, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करने में भी सरकार को मदद मिलेगी जो वो सीएए में नहीं कर पाई। तो इन चीजों की अहमियत अब सरकार को समझ आ गई है। देखिए, जो पिछले लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं उससे निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर कहीं ना कहीं उंगलियां उठी हैं, और न केवल एनडीए बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने जो है ये मोदी जी इस दौर से गुजर रहे हैं, मोदी जी का नेतृत्व जो कि परीक्षा का दौर है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो निर्णय पीछे लिए गए हैं वो उसके पीछे जो है वेट एंड वॉच की स्थिति है। यदि आगामी जो 3-4 स्टेट में विधानसभा चुनाव होना है, यदि उसमें अनुकूल रिजल्ट नहीं दिखता है तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जो सरकार का नेतृत्व करेंगे वो मोदी नहीं होंगे। या तो उसमें यदि कोई जुझारू व्यक्तित्व की जरूरत होगी तो शायद योगी हो, और नहीं तो नितिन गडकरी या शिवराज सिंह चौहान जैसे कोई लोग हो सकते हैं जो संयुक्त रूप से लोगों को लेकर चलने की क्षमता रखते हैं। मोदी जी का व्यक्तित्व ऐसा नहीं है जो बहुत लोगों की बात सुनकर के उनको साथ लेकर के चल सके। तो निश्चित तौर पर ये स्पष्ट दिख रहा है सबको। ये जरूर है कि लोग इस चीज को सकारात्मक रूप से लेने की या सकारात्मक उसको मोड़ देने की कोशिश बेशक करते रहें, लेकिन निश्चित तौर पे ये सही है कि 10 वर्ष में मोदी जी ने जिस तरीके से अपने निर्णयों को लादने की कोशिश की और जिसके परिणाम लोगों ने भुगते, आम जनता ने भी भुगते, और जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। तो इस पर अंदर खाने आरएसएस में और खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर और एनडीए के अंदर भी निश्चित तौर पर डिस्कशन जारी है, और ये इस डिस्कशन का क्या अंजाम होता है ये जो है आगामी विधानसभा के चुनाव के नतीजे पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल, आपने एक बड़ी संभावना पर बात कही है कि यदि आगामी जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं उन राज्यों के चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यदि नहीं आते हैं तो बड़ा फेरबदल जैसे कि संभावना कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के उत्तराधिकारियों के नाम आदित्य नारायण जी ने ले दिए। बिल्कुल, और ये चर्चा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे अलग से इस विषय पर, किंतु बात जिस तरह की हम बात कर रहे हैं सरकार के फैसलों की, कि सरकार ने वो फैसले लिए हैं सोच समझ कर लिए हैं, और सोच समझ कर लिए गए फैसलों के बाद उन फैसलों पर अंकुश लगा देना, या जैसा कि कहा कि वेट एंड वॉच की स्थिति है उस पर भी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात जो आती है, वो सवाल जो पैदा होता है, वो सवाल ये पैदा होता है, तिवारी जी आपके पास आना चाहूँगा मैं ये सवाल लेकर के, कि क्या नरेंद्र मोदी अपनी मन मर्जी के मुताबिक काम नहीं कर पा रहे हैं मोदी सरकार 3.0 में? अभी लोगों को दिख रहा है कि मोदी जी अपनी मनमर्जी के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। हाँ। ओरिजिनली ये है कि जब हमें इस बार विपक्ष का नेता मिल गया है तो उनको थोड़ा अभिनय करने दो। जैसे भी प्रयागराज में जाकर के बोला कि मिस इंडिया में भी आरक्षण होना चाहिए। बिल्कुल। अब उनको पूरा अभिनय करने का मौका दिया जा रहा है कि आप पूरी तरीके से अभिनय करके बता दोगे कि आरक्षण कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए, वो अपने देश के सामने आ जाएगी सारी बातें। तो अपने आप ही जनता उन्हें बोलेगी वाकई में बहुत समझदार व्यक्ति हैं। लेकिन मैं एक हकीकत आपको बात बता रहा हूं, जिस तरीके से राहुल जी भारत तोड़ने की बात कर रहे हैं, अभी पार्टी बीजेपी ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दे रही है, उनको बोल देती बच्चे हैं ऐसा है वैसा है। लेकिन इसको एक एंगल से आप देखो कि हर कम्युनिटी में एक बीज डाल दे रहे हैं कि विघटन हो, विघटन हो। क्यों? क्योंकि उनको 2 स्थितियां समझ में आ रही है, या तो मैं इससे प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, यदि नहीं बनूंगा तो पूरे देश को तोड़ दूंगा। ये उनके मन में एक ख्याल, यदि हम दोनों एंगल से सोचें, सत्ता की लोलुपता तो इस स्तर तक जा सकती है क्या? जा रही है, अपने को दिखाई नहीं दे रहा। अब ऐसा भी कोई तरीका होता है कि मिस इंडिया में भी आरक्षण होना चाहिए, ये क्या सवाल है? बयान नहीं था। नहीं, उन्होंने कहा था कि इसमें किसी दलित का नाम नहीं, ओबीसी का नाम नहीं, ये कहा था। बात तो यही आया ना। नहीं, उनका एक स्टेटमेंट ये भी था कि यहाँ पर तो यही है ना नाम नहीं, आरक्षण आप दिया हम गया। दलित की बात करो या किसी, अब आपको आरक्षण के नाम पर पे जैसे लोगों को लगा कि आरक्षण के नाम पे आप
थोड़ी से आपकी संसदीय सीटें बढ़ गई हैं तो आप उसी ढर्रे पे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या देश में क्या प्रभाव पड़ेगा इस पे आत्मचिंतन नहीं हो रहा। अभी मैं बताऊं, प्रयागराज में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें केवल एनजीओ के कुछ लोगों ने मिलकर के कार्यक्रम किया है। उसमें कांग्रेस के लोगों की संख्या कम थी, कुछ यूथ के लोग थे, बस वही चल रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसी बातें करे जो राष्ट्र हित में हो, जहां पर आरक्षण होना चाहिए वहां पर आरक्षण है। मैं उस बात पर, आपने कहा कि ऐसा हो रहा है, मैं एक बार फिर चाहूंगा कि आप स्पष्ट प्रतिक्रिया दें कि राहुल गांधी या तो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं या देश तोड़ना चाहते हैं। अब उन्होंने दोनों विकल्प अपने सामने रख लिए कि मैं या तो हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे या तो देश का विघटन हो जाएगा। नहीं, देश का विघटन हो जाएगा तो बाकी देश की क्यों? उसका कारण ये है हाँ। क्योंकि उन्हीं के पार्टी के बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ उस तरीके से भारत में हो जाएगा यदि ऐसी स्थिति रही। अब आप देखो ना, कोई भी बिल आ रहा है, सरकार पूरा बैक हो करके उस बिल पे चर्चा के लिए तैयार है, कभी जेपीसी में, कभी कोई कमेटी बना के। तो बोल दिया है कि बांग्लादेश मत समझना, बटेंगे तो कटेंगे भी। हाँ, बिल्कुल बात सही बोली उन्होंने कि उन्होंने बोला कि आपको सभी को साथ में रहना है। आरक्षण के नाम पे जो बांटा जा रहा है उससे थोड़ा सतर्क रहना। आरक्षण जहाँ जरूरी है वहाँ आरक्षण दिया जा रहा है। जी ठीक है, विलक्षण जी कुछ कहना चाह रहे हैं। इसी आरक्षण की जब एक बात पड़ रही है सूरज जी, तो क्योंकि अभी नीरज जी ने भी ये चीज पॉइंट आउट करी, क्या ये पर्सपेक्टिव हम सबके सामने नहीं है, निकल के आता है कि एक समय तक भारतीय राजनीति में, खासतौर से 2014 के बाद ये देखा गया कि धीरे धीरे लोगों में एसटी एससी रिलेटेड जो एक वोट बैंक है, रिजर्वेशन के अंतर्गत जो एक वोट बैंक बनता है, ये भाजपा को अपने साथ अटैच करने में थोड़ा विभाजित होता रहा है। उसका एक जमघट वहां बैठ नहीं पा रहा था। इसलिए यूपी में कई बार आपने देखा कि मायावती चुनाव नहीं लड़ती लेकिन सपोर्ट जरूर कर जाती हैं, क्योंकि मायावती अपने आप को एक लीडर आइडेंटिफाई करती हैं एसटी एससी की कम्युनिटी की। क्या हम एक ऐसा फेज होते हुए देख रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी एक जमघट तैयार कर रही है जहां पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एसटी एससी के जो बड़े लीडर्स हैं उनको हटाकर अपने गठबंधन के अंदर के जो बड़े लीडर्स हैं, इसीलिए चिराग पासवान और नीतीश कुमार एसटी एससी के फेवर में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि ये वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के पास न आते हुए एनडीए के अंतर्गत आए, क्योंकि वो भी उनके लिए एक शक्ति के रूप में ही स्थापित है। बाल योगी उमेश नाथ महाराज जी को राज्यसभा भेजना जी, वो भी इसी वोट बैंक के लिए ही था। एग्जैक्टली हो भी सकता है, और इसके लिए आगे वो फील्डिंग जमा भी रहे हैं। लेकिन हम एक पॉलिटिकल ड्रामा देख रहे हैं बनता हुआ, और इससे भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर कुछ राज्यों को साइड में रख दिया जाए तो एसटी एससी का जो वोट बैंक है लोकल लीडर्स के साथ बटा हुआ है। इसलिए चंपाई सोरेन भी अब जाके जो है भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने वाले। मतलब वो एक वोट बैंक की राजनीति हो सकती है कि जहां आरक्षण की बात हो रही है कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस की सीटें बढ़ती हुई नजर आई, कि उनको सीटें बढ़ गई हैं, तो वो इस मुद्दे को लेकर के लगातार हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। हावी हो रहे हैं। और जाति का मुद्दा देखिए, जाति की बात जहां पर की जा रही है तो लगातार हम लोकसभा चुनाव के पहले से ये देख रहे हैं कि ये जो मुद्दा है वो पुरजोर तरीके से विपक्ष के ओर से उठाया जा रहा है। हालांकि केंद्र हर बार इससे ये बोलकर किनारा कर रही है कि देश को बांटने का काम किया जाएगा, लेकिन ये मुद्दा महत्वपूर्ण तो है। अभिषेक शर्मा जी, आपके पास में आ रही हूँ। देखिए, 3 फैक्टर की, जैसे सूरज जी ने पहले जिक्र किया था, एक तो सेंसस को लेकर, जनगणना, कास्ट को लेकर, जाति, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, संविधान, ये तीनों फैक्टर को लेकर विपक्ष ने बीजेपी को घेरा। बीजेपी को कहीं ना कहीं इससे लॉस भी हुआ, लेकिन क्या अब जो भारतीय जनता पार्टी है वो नए विवादों से बचना चाह रही है, इसलिए बैकफुट ले रही है? बिल्कुल, इसी का विवादों से बचना जरूरी है, क्योंकि देखिए इस बार इतना बहुमत नहीं है जो उम्मीद भारतीय जनता पार्टी ने करी थी। देखिए, सेंसेक्स जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी 2011 से लगभग जो है ये जातिगत गणना नहीं हुई है। जनगणना 2011 से नहीं हुई है जी, और लगभग इसको होना भी चाहिए। कहीं ना कहीं इसे एक पैरामीटर हमारे साथ जो है क्लियर होगा कि भारत की जनसंख्या कितनी हुई, उसमें क्या पैरामीटर्स हुए हैं, कितने कास्ट और कितनी कास्ट की क्या पोजीशन आई है, रेशियो क्या है, तो ये बहुत जरूरी है। दूसरी चीज़ है, देखिए संविधान तो अपनी जगह है, उसको संविधान, हमारा जो भारत देश का संविधान है ना, देखिए वो इस तरीके से आसानी से नहीं टूट सकता, और ना कोई देश को इस तरीके से बांट सकता। हमारा जो है 70% जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है, और बांग्लादेश और श्रीलंका की पोजीशन एक अलग है। हाँ, ये जरूर है कि जिस प्रकार से आरक्षण लगातार बढ़ता जा रहा है और राज्य सरकारें अलग से भी आरक्षण जो अप्लाई कर रही हैं वो एक घातक है, और साथ में जो रेवड़ियाँ, मुफ्त रेवड़ियाँ जो हम बांटते जा रहे हैं वो भी इसमें एड ऑन होने के साथ साथ हमारी
आर्थिक जो स्थितियां हैं, जो हम देख रहे हैं कि 5वीं महाशक्ति अर्थव्यवस्था हम बनने को जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये डेंट मारेगा। यानी कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि सहयोगी दलों का डर नहीं है, दुष्प्रचार का डर है बिल्कुल सरकार को। बिल्कुल दुष्प्रचार का डर है। और आप देखिए कि हमारा मध्य प्रदेश ही कर्ज पर कर्ज लेता जा रहा है, तो इसका साक्षात है कि यहाँ देखिए हमारे पास जो है संसाधन भरपूर होने के बावजूद भी आज राजस्थान के बाद हमारा दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है भारत में, उसके बावजूद भी आज हमको कर्ज लेना पड़ रहा है। बड़ा भाई अगर कर्ज ले रहा है तो इसका मतलब क्या परिवार में सभी लोग संतुष्ट होंगे? बिल्कुल नहीं। अब आप लगातार कर्ज की राशि बढ़ती जा रही है, आप उद्योगों के लिए कई कॉन्क्लेव कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, कुछ उसका फायदा मिल नहीं रहा है, कोई बड़ा उद्योग आ नहीं रहा है। उल्टे आप देखिए कि जो जून जुलाई में जो बैंकों की जो गारंटीड अचल संपत्तियों की कब्जेदारी नोटिस निकलती हैं, उनकी संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो आखिर में आपकी जो चीजें हैं जनता के विकास को लेने के लिए, वो सिर्फ रेवड़ियों के रूप में है, ना कोई बड़े पुल निर्माण हो रहे हैं, ना किसी का। आप अच्छा एक सूरज जी एक चीज और कहना चाहूंगा, अभी तक जितने भी मोदी सरकार जितनी भी योजना लाई है, आप ये देख लीजिए वो कहीं भी इंटरनेशनल लेवल पर ख्याति प्राप्त नहीं हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति फ्लॉप हो चुकी, जो इन्होंने बड़े जोर शोर से लाए थे कि हम पूरी शिक्षा पद्धति फ्लॉप हो गई। इसके बाद नोटबंदी और जीएसटी, ये देख ली, ये भी फ्लॉप ही है, आज तक कोई समझ नहीं पाया। 3 कानून आज भी फ्लॉप है, पुरजोर हर जगह विरोध हो रहा है और कानून के विशेषज्ञ परेशान हैं। तो लगातार इनकी जो चीजें हैं ना, वो फ्लॉप की ओर ही है। मतलब पहले चूंकि स्थिति वैसी नहीं थी, इसलिए जैसा मर्जी वैसा विधेयक लाए, जैसा मर्जी वैसा कानून कर दिया। लेकिन आज चूंकि सहयोगी दलों के साथ सरकार चला रहे हैं, विपक्ष की बात हो रही कि विपक्ष भी हावी है, इस कारण से सरकार को फैसले वापस लेने पड़े। अब एक तरफा नहीं ले सकते ना। बिल्कुल। कहीं ना कहीं जिस तरह से हमने मोदी 3.0 का जो हम कार्यकाल देख रहे हैं, हालांकि अभी सभी ने यहाँ पर कहा कि हो सकता है कि जो 1 साल का टेन्योर है, इसमें कहीं ना कहीं मैनेजमेंट बिठाने का काम किया जा रहा है, जिस तरह से जो तर्क निकलकर सामने आए हैं। लेकिन क्योंकि विधानसभा चुनाव भी है, 5 राज्यों में बड़े राज्य हैं, और यहाँ पर जो मुद्दे हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ जो 5 बिल की हम बात कर रहे हैं, 5 बड़े फैसलों की बात कर रहे हैं, जिस पर मोदी सरकार यूटर्न लेती हुई नजर आई है। कहा जा सकता है कि ये यूटर्न नहीं, रणनीति का हिस्सा हो, और बाद में इस पर पुरजोर तरीके से जो बिल है वो पेश किए जा सकते हैं। बिल्कुल, कहते हैं कि ये सियासत है और सियासत में कब कहां क्या हो जाए इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। फिलहाल तो बीजेपी को लेकर विशेषज्ञों का भी ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के निर्णयों पर अब कुछ नहीं कहा जा सकता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हमने देखा कि पर्ची में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो जाती है पर्ची पढ़ करके भारतीय जनता पार्टी में, तो इसलिए जो बातें कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस रणनीति के तहत अपनी कौन सी चालें चल रही हैं, यदि वो वापस ले रहे हैं अपने फैसलों को, तो जो कहा जा रहा है कि क्या वो 2 कदम पीछे हट रहे हैं ताकि आक्रामक रूप से जा सके। हालांकि देश में चर्चाएं बहुत हैं, ये 5 फैसले क्या वापस आएंगे, विधेयक वापस आएंगे, वो आदेश फिर से निकाला जाएगा, क्या होगा ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन सामने जल्द आएगा जब इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम हम सबके सामने होंगे। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता। चर्चा को विराम देंगे। आज सभी मेहमानों का, अभिषेक शर्मा जी, नीरज तिवारी जी, प्रकाश सक्सेना जी, विलक्षण सक्सेना जी, आदित्य उपाध्याय जी, सभी का धन्यवाद। कल फिर ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक बना है देश न्यूज के साथ। नमस्कार। नमस्कार।